नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर अब तक स्वाति मल्होत्रा, करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल जब तक अब उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां रोहित और अनिका पहले ही गए थे, जहां उनसे वहां पर यशवंत और धर्मराज मारवा मिलते हैं, तो अब तक वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहां पर बस बहुत सारा खून ही खून मिलता है। जहां अब राजीव गुलेरिया वहां खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसे देखकर अब राजीव बस उन सबको देखकर यही कहता है, सॉरी मैं रोहित को नहीं बचा पाया। रोहित को उन्होंने खाई में धक्का दे दिया और अनिका और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। इधर अब दूसरी तरफ किंग के पैलेस में किंग के वो फाइटर वहां पर अब दो लोगों को अब उनके मुंह को कवर कर वहां पर लेकर आते हैं और अब वो उन्हें कहते हैं कि अनिका बस हमें वहां पर यही जख्मी हालत में मिली है। अब उनकी बातों को सुनने के बाद अब बूढ़े किंग कहते हैं, ठीक है, इन दोनों को नीचे बेसमेंट में सबसे पहले लेकर जाओ और इसके बाद इनके साथ क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये सुनते ही इधर बूढ़े किंग के वो फाइटर अब उन दोनों ही लोगों को नीचे की तरफ लेकर जा रहे थे, तो वहीं इधर बूढ़ा किंग अभी उस फाइटर से कहता है, अनिका को मेडिकल रूम में लेकर जाओ क्योंकि उसे अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है, मैं बस अभी वहीं पर ही आता हूँ। अब उस किंग की इस बात पर अब वो फाइटर अनिका को उस रूम की तरफ लेकर जाने लगता है, तो वहीं अब तक किंग की स्टैचू भी यहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि किंग की स्टैचू अब राजमहल में अलेक्जेंडर को वापस छोड़कर आ जाती है और अब वो वहाँ पर आते ही अभी सबसे पहले किंग को ग्रीट करती है और उसके बाद वो बूढ़े किंग से कहती है, किंग छोटे युवराज राजमहल में पहुंच गए हैं और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उन्हें अनिका मैडम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, क्योंकि अगर उन्हें अनिका मैडम के बारे में पता चलता तो शायद वो उनके बारे में सोचकर परेशान हो जाते, लेकिन अभी तक उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता चला है। अब स्टैचू की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुम ठीक है, मेडिकल रूम की तरफ अभी के अभी जाओ और अनिका को संभालो, मैं बस थोड़ी ही देर में वहां पर आता हूँ, क्योंकि अनिका को अभी वहां पर मेडिकल रूम की तरफ भेजा गया है। अब ये कहते हुए ही किंग भी इधर अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। किंग अब अपने रूम में जाने के बाद अब वहां पर कुछ अपसेट दिखाई देते हैं, जैसे वो कुछ सोच रहे हैं। काफी कुछ देर तक सोचने के बाद अब किंग अपने कमरे की बालकनी की तरफ बढ़ जाते हैं। अपने कमरे की बालकनी में जाने के बाद किंग अब वहां पर अपनी बालकनी में खड़े हो जाते हैं और अब वहां पर कुछ पंछियों को वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही उसे यहाँ पर कोई भी पंछी दिखता तो शायद वो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे देते कि वो रोहित को खोजें और उसे खोजकर उस रोहित के बारे में उसे बताएं। इधर किंग अब यहाँ पर उन पंछियों को खोज ही रहे थे कि तब ही वहां पर अब कुछ पंछी अपने आप ही आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही किंग वहां पर आकर खड़े होते हैं, उन पंछियों को देखने के बाद अब किंग इन उन सभी से ही बारी बारी से अब आई कांटेक्ट करने लग जाते हैं, और जैसे ही अब वो उनसे आई कांटेक्ट करते हैं तो अब वो अब उन सारे ही पंछियों से अब बात करना शुरू कर देते हैं। उन पंछियों से बात करने के बाद अब यहाँ पर किंग अब उनसे कहते हैं कि तुम्हें रोहित को ढूंढना ही होगा। रोहित कहाँ है, उसके ढूंढकर तुम्हें उसके बारे में मुझे अपडेट देना होगा, क्योंकि किंग जानते थे जो काम मनुष्य या उसके फाइटर नहीं कर पाएंगे वो काम ये पंछी कर सकते थे, क्योंकि ये आसमान में लंबी उड़ान भर के कहीं से भी उसका अता पता लगा सकते थे। इसलिए इधर एक तरफ रोहित या उन पंछियों को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि अभी किंग की इन बातों को सुनकर वो पंछी भी अभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब उन पंछियों के इस रिएक्शन पर अब किंग उनसे कहते हैं कि तुम्हें रोहित को तो ढूंढना ही है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें स्वाति मल्होत्रा से भी कहो कि वो जल्दी से इस लोकेशन तक आ जाए, क्योंकि किंग अब उन्हें एक लोकेशन बता देते हैं और स्वाति मल्होत्रा को उस लोकेशन पर आने के लिए कहते हैं।
इधर किंग की ये सारी ही बातों को सुनकर वो पंछी भी अब उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं कि तभी तभी अब उन्हें कुछ याद आता है या किंग अब इधर अपने लैब के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अब वो अपनी बालकनी से सीधा ही अब अपनी लैब के अंदर जाते हैं और अब वो लैब के अंदर जाने के बाद अब अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर हिमालय के रीजन में सर जी एक वहाँ पर काफ़ी गुस्से में बैठे हुए थे। सर जी एक के बाद एक ब्लास्ट कर रहे थे। आज उनका गुस्सा अपने चरम पर था। वो चिल्लाते हुए ही कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, मैं हार नहीं सकता, क्योंकि हर बार तो बिल्कुल भी नहीं। अब की बार तो इतना ज़बरदस्त प्लान बनाया था, उसके बाद भी हमें हार को देखना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने तो कितनी अच्छी प्लानिंग सोच ली थी। मैंने तो आगे क्या होगा उन सब के बारे में सोच लिया था। कितना अच्छा मौका था मेरे पास उस अनिका गुलेरिया को अपने कब्जे में करने का, लेकिन वो फिर से हाथ से निकल गई। और कौन थी वो फाइटर जो कि मुझे टक्कर दे रही थी? और ये अक्षय वर्मा कहाँ मर गया है? और साथ ही साथ मेरे वो दोनों आदमी भी गायब हैं, क्योंकि अब तक मेरे उन दोनों आदमियों का भी पता नहीं है। आखिर वो सब कहाँ चले गए? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। मेरे चारों ही आदमी अब इस दुनिया से गायब नहीं हो सकते, क्योंकि पहले तो मेरे 2 आदमी ही गायब थे, लेकिन अब तो मेरे बाकी के 2 भी अब गायब हो गए हैं। कहाँ जा सकते हैं वो सब? वो दोनों अचानक से कैसे गायब हो गए, या उन्हें किसी ने गायब किया है? पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। मुझे हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने तो इतना मस्त प्लान बनाया था कि अगर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होता तो मैं उसे कवि नालिशा से मैं उसे के राजमहल को भी ले लेता, और साथ के साथ इधर अगर मुझे अनिका और रोहित में अगर मुझे वो अनिका मिल जाती तो उसके साथ तो फिर मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को भी पूरा करता, क्योंकि वो उस करण की बेटी थी। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, क्योंकि जैसा मैंने प्लान बनाया था कुछ भी वैसा नहीं हुआ। कुछ तो करना होगा। एक तो मेरे अगर चारों ही आदमी मेरे पास होते तो मुझे उनसे मिलने में थोड़ी सी हेल्प भी होती। एक तो मेरे कुछ आदमी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के अंडर में हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दोनों ही हाथ किसी ने काट दिए हों। यहाँ पर हिमालय रीजन में सर जी को अब अपने विलेज मिशन के हार का गुस्सा बहुत ही था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में कैलाश अधिकारी के पैलेस में भी काफ़ी हलचल थी। यहाँ पर पिंकी के साथ साथ सभी बच्चों को ही श्वेता संभाल रही थी, क्योंकि एक तरफ राजलक्ष्मी जो कि अब अपने काम में बिजी थी, वो अभी तक रोहित के पैलेस से वापस नहीं आई थी। इधर दूसरी तरफ अंजलि और श्रेया की क्या हालत थी। उसके बाद अब सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर श्वेता के कंधों पर ही आ गई थी। इधर श्वेता को इस तरह से सारे ही बच्चों को संभालता हुआ देखकर अब कैलाश अधिकारी काफ़ी ही इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए अब कैलाश अधिकारी वहाँ पर श्वेता के पास आकर कहते हैं, थैंक यू बेटा, आपने यहाँ पर सच में सारे बच्चों को संभाल दिया। अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे सब कुछ संभालता, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर हो तो ये बच्चे सच में कितने शांत है। वरना पिंकी का तो अपनी मम्मा के बिना रो रो कर वो बुरा ही हाल हो रखा था, क्योंकि वो तो बार बार अपनी मम्मा को याद कर रही थी मेरे सामने। अब तक किशन मल्होत्रा भी अब उनकी इन बातों को सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं, और अब वो उनके पास आकर कहते हैं, मेरी अभी मयूर से बात हुई है, सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। किशन मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब श्वेता कहती है, पापा मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना, क्योंकि भले ही श्वेता यहाँ पर बड़ी ही कठोर होकर अपने इमोशंस को छुपाकर सभी बच्चों का ध्यान रख रही थी, लेकिन उसे घूम फिर कर यहाँ पर अपनी मम्मी की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी की क्या हालत हो गई थी वो उसे पता चल चुका था। इसलिए श्वेता अब अपने पापा को कहती है, आपको पता है मेरा तो बहुत ही मन कर रहा था उससे मिलने का, क्योंकि मैं बस एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती थी। अब श्वेता की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, बेटा डोंट वरी, मैं हूं ना,
और तुम्हारी मम्मी भी जल्दी से ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारी मम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर इसके बाद हमें वापस इंडिया में भी तो जाना है ना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी दादी माँ गुलेरिया हाउस में है। अब अपने पापा की इस बात पर अब श्वेता कहती है, डोंट वरी पापा, मैंने नंदनी भाभी से बात की है, वो पूरी तरह से ठीक है और अब हम भी यहाँ से जाने ही वाले हैं ना। बस एक बार पता चल जाए कि माँ ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा माँ की चिंता हो रही है और साथ के साथ श्रेया की भी। इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, रानी साहिबा ने मना किया है अभी, और जब तक वो ना चाहे तब तक तो यहाँ से जाना सही भी नहीं होगा, क्योंकि रानी साहिबा ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई भी उनकी इजाज़त के बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब उन्होंने सबकी सेफ्टी के लिए ये सब कहा है। आप सभी अभी यहीं पर ही आराम कीजिए, मुझे राजमहल के लिए निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आराम से नहीं बैठ सकता, क्योंकि राजमहल की सिक्योरिटी मेरे कंधों पर है। इसलिए जब तक कविनालिशा वहाँ पर पैलेस में है तब तक कविनालिशा वहाँ नहीं पहुँचती, मुझे राजमहल की सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस बात पर अब पिंकी, जो कि वहीं पर ही थी, वो अब कहती है, नानू मुझे मम्मा और पापा से मिलना है, कितना वक्त हो गया है मुझे उनसे मिले हुए, मुझे उन दोनों की बहुत ही याद आ रही है। अब यहाँ पर पिंकी की इस बात को सुनकर अब कैलाश अधिकारी, जो कि पहले से ही बहुत ही इमोशनल हो रखे थे, अब वो पिंकी को एकदम से अपने गले से लगा लेते हैं और अब वो उसे गले लगा कर कहते हैं, बेटा सच में तुम बहुत ही बहादुर हो, बस कुछ देर और आपके पापा और मम्मा के साथ, आपके पापा आपकी मम्मा के ही साथ हैं, वो बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए यहीं पर ही आएंगे। और आप तो बिग सिस्टर हो ना, देखो आपके छोटे छोटे भाई बहन, और उनको भी तो आपकी ज़रूरत है ना, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी मम्मी आपकी आंटी यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक तो आपको ही एज ए बड़ी सिस्टर उन्हें संभालना चाहिए, है ना, आप संभालोगे ना। अब अपने नानू की ये बात सुनते ही अब पिंकी, जो कि हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, हाँ नानू, मैं उनका ख्याल रखूंगी। पिंकी से ये बात करने के बाद इधर कैलाश अधिकारी अब श्वेता की तरफ देखने लगते हैं और अब वो उसे थैंक यू भी कहते हैं। उनकी इस बात पर अब श्वेता उन्हें बस एक स्माइल कर देती और अब वो बच्चों को लेकर अब अंदर की तरफ जाने लगती है। यहाँ किशन मल्होत्रा भी अभी कैलाश श्वेता के जाने के बाद अब कैलाश अधिकारी से कहते हैं, अगर वहाँ पर सब कुछ कंट्रोल है तो क्या हमें वहाँ पर अब जाना चाहिए। अब किशन मल्होत्रा की इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक बार मैं रानी साहिबा से इसके बारे में बात कर लूँ, इसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे साफ साफ मना किया है कि अभी के लिए जो जहाँ पर ठहरा हुआ है वो सब वहीं पर ही रहे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब उनकी सेफ्टी से रिलेटेड है। अभी बाहर बहुत ही खतरा था, लेकिन अगर आपको जाना है तो मैं पहले उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अब कैलाश अधिकारी की ये बात सुनते ही किशन मल्होत्रा कहते हैं कि यहाँ आया था अंजलि को सरप्राइज देने के लिए। अरे मैं तो अंजलि को खुश करने के लिए आया था कि चलो उस अंजलि को सरप्राइज भी दे दूंगा और साथ के साथ उससे मिल भी लूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो वहाँ पर पहुँच जाएगी और खुद मुझे ही सरप्राइज मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी क्या पता था कि अगर अंजलि वहाँ पर जाएगी तो वो इस तरह से उसकी ऐसी हालत होगी। अब किशन मल्होत्रा की इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, वो श्रेया को आकाश से मिलना था ना, इसलिए वो बस श्रेया के साथ ही वहाँ पर गई थी। इस वक्त हमें पेशेंस से काम करना होगा, क्योंकि पेशेंस से ही अब हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। जहाँ इस पैलेस में ये सारी ही बातें हो रही थी, इधर कैलाश अधिकारी किशन मल्होत्रा को भी संभाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक वो पंछी उस लोकेशन तक आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें आने के लिए कहा जाता है। और अब उनमें से एक तो अब स्वाति मल्होत्रा के पास आकर अब उसे बूढ़े किंग का मैसेज दे देते हैं। बूढ़े किंग ने जो मैसेज स्वाति मल्होत्रा को देने के लिए कहा था वो उन्हें एग्जैक्ट वो मैसेज देते हैं, और उस मैसेज को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कुछ भी नहीं कहती है, वो बस चुपचाप रहती है। और अब वो उस पंछी से कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है कि तुम
तुम बस धनंजय के पास जाओ और तुम धनंजय को बता देना कि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ। वो लोग राजीव को हॉस्पिटल लेकर जाए और हाँ, जो काम तुम्हें किंग ने दिया है तुम अभी उसे जाकर करो, क्योंकि अभी के लिए वो काम सबसे ज़रूरी है। हमें रोहित को हर हाल में ढूंढना होगा, क्योंकि रोहित अभी किस सिचुएशन में ये किसी को भी नहीं पता। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने चॉपर को अब बूढ़े किंग के पैलेस की तरफ लेकर जाने लगती है। इधर चॉपर को उड़ा हुआ देखकर इधर करण गुलेरिया अब स्वाति को रोकने की कोशिश करने ही वाला था, तो वहीं उस पंछी ने अभी धनंजय पीरामल को अब स्वाति के बारे में ही बता दिया था। उस पंछी की बात को सुनकर इधर धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं कि भाई वो आ जाएगी, उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया था इसलिए वो गई है। मेरे ख्याल से हमें राजीव को लेकर यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि इस समय राजीव की हालत भी ठीक नहीं लग रही है। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं रोहित कहाँ है यार। ये सुनते ही इधर अब धनंजय पीरामल कहते हैं यहाँ पर मैंने अपने आदमियों को लगा रखा है, जैसे ही उन्हें रोहित के बारे में कुछ भी पता चलेगा वो लोग हमें बुला लेंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी राजीव ने थोड़े समय पहले कहा था कि राजीव यहाँ पर से रोहित को खाई से नीचे डाल दिया है, तो तभी से ही मेरे लोग उसके लिए सर्च मिशन पर हैं। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि भाई तू ठीक तो है ना। अब क्योंकि यहाँ पर धनंजय भले ही करण को ये बात कह रहे थे, लेकिन करण को भी धनंजय के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था, इसलिए करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ करण, यहाँ मेरे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बताओ मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मिल जाएंगे वो दोनों, वो मेरे भी तो बच्चे हैं, डोंट वरी। मेरे ख्याल से स्वाति उन्हें ही ढूंढने के लिए गई है, इसीलिए ही तो शायद वो चुपचाप यहाँ से निकल गई। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल करण गुलेरिया से कहते हैं कि तुम उस कलोन के साथ जाओ, राजीव को ट्रीटमेंट की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उन्हें ट्रीटमेंट में लेट हुआ ना तो शायद राजीव को कुछ भी हो सकता है, शायद हम उसे बचा भी ना पाएं। अब उसकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तू भी चल वहाँ पर। काफ़ी वक्त से रोहित को तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है ना, क्योंकि इसी तरह अगर तुम आराम भी नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। अब करण की इस बात को सुनकर धनंजय अभी उसे ना कहता है कि नहीं, मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब तक मुझे रोहित नहीं मिल जाता, मुझे मेरे बच्चे नहीं मिल जाते, तब तक मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। अब यहाँ पर धनंजय को जिद करता हुआ देखकर करण उसे समझाने की कोशिश करते हैं। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं मेरे ख्याल से मुझे एक बार नीचे जाकर देख लेना चाहिए, मुझे इस खाई से नीचे जाना चाहिए, मैं उसे ढूंढ लूँगा, हो ना हो क्या पता वो इस खाई से नीचे ही गिरा हुआ हो। इस बार मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता हूँ करण। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि मुझे भी उनकी बहुत ही चिंता हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ रोहित नहीं मिल रहा है तो अनिका भी तो नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे बस स्वाति के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हर हाल में उन्हें ढूंढ कर रहेगी। स्वाति हर हाल में दोनों ही बच्चों को सही सलामत लेकर आएगी। करण गुलेरिया की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि आई होप सो कि वो ऐसा कर जाए। एक दूसरे से बात करते हुए ही वो दोनों अभी राजीव को अपनी गाड़ी में बैठा देते हैं और यहाँ धनंजय पीरामल अब अपने आदमियों से कहता है कि मेरे दोनों ही बच्चों को ढूंढो, उसके लिए दिन रात एक कर दो, मुझे बस हर हाल में मुझे मेरे बच्चे चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो मुझे बिल्कुल सही सलामत चाहिए। धनंजय की इस बात पर वो आदमी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए सर, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को इधर इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो सभी अब वहां से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित के पैलेस में राजलक्ष्मी ने अभी वहां पर सभी ही इन्फेक्टेड लोगों को
चेक कर लिया था, क्योंकि जब उन्हें लगा कि अब इनके ऊपर अब उस एंटीडोट का असर हो रखा है, तो अब वो उन्हें अच्छी तरह से चेक करती है। राजलक्ष्मी के द्वारा अच्छी तरह से चेकअप करने के बाद अब वहां पर जितने भी लोग थे, अब उन्हें धीरे धीरे से अब होश आने लगता है। जैसे ही अब उन सबको होश आता है, तो अब लोग धीरे धीरे से अब अपनी सूझबूझ में आते हैं, और अब वो अपनी सूझ में आने के बाद अब वो अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उस एंटीडोट की वजह से अब वो पूरी तरह से ठीक थे। अब तक उस वायरस का असर उनके ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं उन सब लोगों के अपने अपने घर जाने के बाद वहीं अब आकाश श्रेया को अपने हाथों में अब उठाता है, और अब वो उसे अपने हाथों में उठाकर अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। तो वहीं इधर मयूर अब अंजलि मामी को अपने हाथों में उठाकर ले जाता है। कवीना आलिशा इधर अपने आदमी से कहती है कि इन्हें अंदर इनके रूम में लेकर जाइए। जिस शख्स को आलिशा ने अंदर ले जाने के लिए कहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वो इंस्पेक्टर विकास था, क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास को भी अच्छी तरह से बचा लिया गया था। कवीना आलिशा ने अब सभी का ही अच्छी तरह से ध्यान रखा था। अब तक विलेज में जितने भी लोग थे, उन सभी को मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया गया था, जिसकी वजह से वो सब अब सुरक्षित थे। निखिल, जो कि अभी विलेज नंबर 8 में ही था, उसने इधर पेरिस पुलिस से कहा कि आपने अच्छी तरह से चेक कर लिया ना। इस बात पर अब पेरिस पुलिस के ऑफिसर ने कहा कि हाँ, हमने उन लोगों से भी बात की है जिनको अभी होश आया है, और उनका कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ अपने घर में पानी पिया था, और उसके बाद ही उनका ये हाल हो गया था। क्योंकि इधर विलेज नंबर 8 में तो यहाँ पर पानी के टैंक के अंदर ही उस वायरस को डाल दिया गया था। अब उनकी ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है, हमें टैंक के पास जाना चाहिए, हमें वहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले हमें उस टैंक को खाली कराकर उसे साफ ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग फिर से उस टैंक के पानी को पिएंगे तो ये वायरस फिर से फैल सकता है। अब निखिल की ये बात सुनते ही इधर पेरिस पुलिस के ऑफिसर ने कहा, ऑफिसर यू डोंट वरी, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो सभी अब अपना काम शुरू कर देंगे, क्योंकि वो अपना काम अच्छी तरह से करना जानते हैं। और हाँ, मेरे ख्याल से अब आप सभी को भी यहाँ से जाना चाहिए। आप लोगों ने सच में एक बहुत ही बड़ी हेल्प की है हमारी, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम अपने लोगों को बचा पाए। इस बात को सुनकर अब निखिल कहता है, इट्स ओके, ये हमारी ड्यूटी है। आप सभी भी अपने अपने काम को संभालिए, हम अब यहाँ से निकलते हैं। इधर कैप्टन सुजैन को जब होश आ जाए तो आप उन्हें कहिएगा कि हम उनसे कल आकर उनके हेडक्वार्टर में ही मिलेंगे, क्योंकि कैप्टन सुजैन भी इन्हीं संक्रमित लोगों में ही शामिल थे जिन्हें अभी तक होश नहीं आया था। इधर ये कहते हुए ही निखिल अब उनसे अपना हाथ मिलाकर अब वहां से जाने लगता है। तो वहीं इधर पेरिस पुलिस ने शीला और दमयंती देवी को भी अरेस्ट कर लिया था। ये दोनों अभी पेरिस पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। वहीं इधर महेंद्र से कहा गया था कि आप रॉयल फैमिली मेंबर हैं, आपकी सजा तो रानी साहिबा ही तय करेंगी, क्योंकि पेरिस पुलिस अच्छी तरह से जानती थी महेंद्र के बारे में, इसलिए अब उन्होंने उसका फैसला अब रानी साहिबा के ऊपर छोड़ दिया था। इधर पेरिस पुलिस ने अब अपना काम अच्छे से कर दिया था। तो वहीं अब वहां पर स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर और इंडियन आर्मी भी वहां से जाने लगते हैं अपने चौपर में। इधर बैठकर लक्ष्य अब अपने फोन से एक मैसेज श्वेता को करता है और उससे कहता है, आप अभी भी पेरिस में ही हैं या अभी आप इंडिया के लिए निकल गई हैं, क्योंकि लक्ष्य खुद यहाँ पर पेरिस आया हुआ था, इसलिए वो एक बार श्वेता से इसके बारे में कंफर्म करना चाहता था। लक्ष्य अब इस मैसेज को टाइप कर देता है और अब वो अपने साथियों से कहता है कि यहाँ के होटल के पास जाकर चौपर उतार दीजिए। थोड़ी देर हम वहाँ पर आराम करने के बाद हम सभी फिर से इंडिया के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी हमारी पूरी की पूरी टीम इस फाइट में थक चुकी है, इसलिए अभी उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। ये सुनते ही उनके ऑफिसर कहते हैं, श्योर सर, और वैसे भी इंडिया में सक्सेस पार्टी तो बनती ही है। अब अपने उन ऑफिसर्स की बातों पर अब लक्ष्य कहता है, ठीक है, एक बार वहां पहुंच जाएं, उसके बाद ही ये पार्टी भी हो जाएगी। वहीं सूरज और जहांगीर भी अब उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर कार्तिक और क्रिस पहले से ही रुके हुए थे।
जहांगीर वहां पर जाने के बाद अब सूरज से कहता है, कब तक तुम्हें कब तक इंडिया निकलना है। जहांगीर की इस बात पर अब सूरज कहता है, बस अभी थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि सच में कितनी ही मुश्किल फाइट थी। इसके बाद ही हम निकलेंगे, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा आराम करना जरूरी है। वो दोनों भी बातें करते हुए ही उस फ्लोर पर आ जाते हैं जहां पर कार्तिक था और उसके साथ क्रिस भी वहीं पर ही रुका हुआ था। जहांगीर अब सूरज से कहता है कि पहले आराम कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर मैं क्रिश और कार्तिक से भी बात करूंगा। इस बात पर अब सूरज कहता है, ठीक है फिर, और वैसे भी मुझे अभी बलवीर सर से भी तो बात करनी है। यहाँ पर ये दोनों बात करते हुए ही अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा भी अपने चॉपर को के साथ अब उस लोकेशन पर आ जाती है जहाँ पर किंग ने उसे बुलाया था। वहाँ जैसे ही स्वाति मल्होत्रा पहुँचती है तो उसके सामने अब किंग का एक फाइटर खड़ा हुआ था, जो कि पहले से ही वहां पर स्वाति मल्होत्रा के आने का वेट कर रहा था। इधर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा अब उस फाइटर के पास पहुंचती है तो उस फाइटर ने अब अपना हाथ बढ़ाकर स्वाति मल्होत्रा को एक पट्टी देते हुए कहा कि आप प्लीज अपनी आंखों को इस पट्टी से बांध लीजिए। अब उस फाइटर की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा उस पट्टी को लेती है और वो अब उस पट्टी को अपनी आंखों पर अपने हाथों से बांध लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ से अब उसे कहाँ जाना है इस पट्टी को बांधकर। अब वो फाइटर भी अब स्वाति मल्होत्रा को आगे की तरफ अब लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो स्वाति मल्होत्रा को इंस्ट्रक्ट कर रहा था और उसके कहे अनुसार अब स्वाति मल्होत्रा भी चल रही थी। वहीं इधर दूसरी तरफ पेरिस से दूर बने एक गांव में बने एक घर में अक्षय वर्मा वहां पर लेटा हुआ था, जो कि अभी बेहोशी की हालत में था। इधर बेहोशी की हालत में भी उसकी जुबान से बस एक ही नाम निकल रहा था, और वो भी आयशा का ही। उससे थोड़ी ही दूर खड़ी एक औरत उधर विंडो के पास खड़ी अभी यही सोच रही थी कि तुम एक गलतफहमी का शिकार हुए हो अक्षय। तुम सच जानते नहीं हो। जिस दिन तुम सच जानोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा, और तुम्हें सच बताने की इजाजत मुझे नहीं है। नहीं मैं तुम्हें अब तक वो सच कब का बता चुकी होती। ये क्या करने जा रहे थे तुम? हाँ, जिस औरत ने हमारे बच्चों को एक सेफ लाइफ देने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसका एहसान मानने की बजाय तुम उसके ही बेटे के जान के दुश्मन बन गए हो। कसम काश मैं तुम्हें सच बता पाती कि जिसे तुमने प्यार किया था वो आयशा थी ही नहीं। तुम्हें यही लगता है ना कि आयशा को स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है अक्षय। आयशा ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। आयशा की माँ ने मेरे ऊपर बहुत ही एहसान किए हैं। काश मैं तुम्हें सच बता पाती। जहाँ एक तरफ ये औरत अपनी ही सोच में थी तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में बने गुफा में एक औरत अपनी मैडम से कहती है, मैडम अब क्या होगा? नताशा रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया के सामने आ गई है, और वो भी अक्षय वर्मा को अनिका से बचाने के लिए। मैडम, कहीं से रोहित और आयशा के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। और अनिका वो आयशा के बारे में क्या सोचेगी? यहाँ ये औरत ये सारी ही बातें कर रही थी तो वहीं उसकी मैडम अभी बिल्कुल ही खामोश होकर एक गहरी सोच में थी। उसे इस तरह से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो कौन सी कैलकुलेशन कर रही हो। कुछ देर तक सोचने के बाद अब वो औरत कहती है कि भाग्यश्री, पहले शांत हो जाओ। मुझे उन दोनों के ऊपर प्राउड फील हो रहा है। इतने बड़े शौक में थे वो दोनों, लेकिन इसके बाद उन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा है। जब तक वहां पर वो फाइटर नहीं आ गए थे तब तक रोहित और अनिका ने यशवंत और धर्मराज को जाने नहीं दिया था। यहाँ तक कि सौम्या के उस रोबोट को अनिका और रोहित के खिलाफ ही कर दिया था। यशवंत ने सच में ये कहते हुए ही वो औरत अब एक लंबी सांस लेती है और अब वो अपनी असिस्टेंट से कहती है, खैर छोड़ो अभी इन सब बातों को। अगर तुम अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो तुम मिल सकती हो, लेकिन हाँ, आयशा और नताशा का सच सामने नहीं आना चाहिए। ये बात नताशा को अच्छी तरह से समझा दो। ये सुनते ही उसकी वो असिस्टेंट कहती है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं नताशा को वार्निंग दे दूंगी। और वैसे मैडम, क्या वो भी हमारे साथ जाएंगे? ये सुनते ही अब वो औरत कहती है, वो हमारे साथ ही जाएगा। जो उसने देखा है वो गलत है।
मुझे उससे ये बात बतानी होगी। यहाँ पर ये दोनों औरतें अभी बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर अब कुछ पंछियों का झुंड आ जाता है और वो सभी अभी अंदर गुफा की तरफ जाने लगते हैं। तो वो उन्हें अब कहती है, वहीं रुक जाओ तुम सब के सब, अंदर आने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अब उस औरत की ये बात सुनते ही वो सभी के सभी पंछी अब वहीं पर ही रुक जाते हैं और वो सभी अभी मिलकर उस औरत से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उन्हें अंदर जाने दे। लेकिन वो औरत उन्हें ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देती। वो अब उन्हें ये कहते हुए मना कर देती है, अभी अभी अंदर जाने का वक्त नहीं आया है। इस वक्त के लिए तुम सभी यहाँ से जाओ और खबरदार जो मेरे बारे में कुछ भी हिंट तुम लोगों ने उन्हें दी तो अब जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वो सभी पंछी भी अब वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। जहाँ एक तरफ ये दोनों औरतें आपस में ही बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में आयशा मारवा तीनों ही बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। अलेक्जेंडर अब बूढ़े किंग के पहले से छोटा सा एक बैग लेकर आया था जिसके अंदर उसमें बहुत सारी चॉकलेट डली हुई थी।